हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नहीं भी होगा तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। पेरिस जल समझौता जो है ये COP21 की देन है ना। COP21 की देन है। और इस जल समझौते से कौन सा देश बाहर होने का फैसला किया है? ये है अमेरिका। ठीक है। COP का जो 21 के दौरान यहाँ से पेरिस जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी वहाँ से समझौता हुआ था और वहाँ पे अमेरिका ने अब जो है वह बाहर निकलने का फैसला किया है। आप लोगों को याद होगा, हमने अभी कल ही बात किया था आपसे कि अमेरिका जो है वो WHO से भी निकलने का फैसला किया है ना। साथ ही साथ अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जो ब्रिक्स देश हैं इनके ऊपर 100% जो है ट्रैफिक टैरिफ लगाने की बात किया है। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जो यूरोपियन संघ है इसके ऊपर भी ट्रैफिक लगाने की बात की है। ब्रिक्स के ऊपर जो है ट्रैफिक लगाने का इसलिए बात किया है क्योंकि ये डॉलर का कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और EU पे इसलिए कहा है क्योंकि EU जो है अमेरिका से तेल का आयात कम कर चुका है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है आने वाले समय के लिए। अभी पेरिस जलवायु जो समझौता है यहाँ से और WHO इन दोनों से जो है अमेरिका खुद को बाहर कर लिया है। अगर दूसरे ऑप्शंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे रूस की बात करते हैं तो रूस में अभी क्या हुआ है, ब्रिक्स की जो है बैठक हुई थी। ब्रिक्स जो 2024 की बैठक हुई थी। और अगर बात करते हैं कि अगली बैठक 2025 की कहाँ होने वाली है, तो ये होने वाली है ब्राज़ील में। ठीक। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स से 2024 में जिसको शामिल करने की बात की गई थी लेकिन उसने शामिल होने से मना कर दिया। सऊदी अरबिया की अगर बात करते हैं तो सऊदी अरब जो है ब्रिक्स की बैठक में तो शामिल हुआ था लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी उसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेरिस जल समझौता को भी समझते हैं, जलवायु परिवर्तन का जो है उसको समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पेरिस का जो जलवायु समझौता ये कब हुआ था? 12 दिसंबर 2015 को। ठीक है। कहाँ पे? तो जैसा नाम ही है, पेरिस में हुआ था और COP21 के दौरान हुआ था। बात समझ में आया? तो ये जो समझौता हुआ था वो 12 दिसंबर 2015 को COP21 की बैठक हुई थी जलवायु समझौता से रिलेटेड पेरिस में, वहाँ पे ये हुआ था और ये लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। बात समझ में आया? अब ये पेरिस जल समझौता, बार बार जल समझौता इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में सिंधु जल समझौते को लेकर भी विवाद चल रहा था, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। पेरिस जलवायु समझौता जो है ये क्या है, ये एक तरीके से पूरे देश में जो वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है ना, जो वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है उसको जो है सीमित करने के लिए एक तरीके से कहा गया है कि सारे देश जो हैं अपना वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है उसमें ग्लोबलाइजेशन वाले सिस्टम में जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सभी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए सारे देश जो होंगे आवश्यक कदम उठाएंगे। ये इनके लिए ध्यान रखिएगा, ये सलाह नहीं दी गई है, ये इनको बाध्यकारी किया गया है। ठीक है। ये बाध्यकारी यानी करना ही करना है, इससे जो है अमेरिका अपने आप को बाहर किया है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बात समझ में आए? अब इसका जो है अगर हम बात करते हैं, जो इसके लक्ष्य में है क्या किया गया है, वैश्विक जो औसत तापमान है उसको जो है लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसमें नीचे रखने की बात की गई है। अगर अभी बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैश्विक तापमान है वो एवरेज में 0.4 डिग्री पर ईयर बढ़ता है। बात समझ में आया? तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि मतलब 0.4 डिग्री जो कि पहले 10-10 साल पे बढ़ा करता था, अब जो है इसका पिछले साल तो आपने देखा था जो 2024 का साल था, ये पिछले 199 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा था 2024 का। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, इससे कारण काफ़ी सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना।
परिवर्तन जो है हमारे जो जलवायु में, हमारे जो पर्यावरण का है, उन सबों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की गई है, वहाँ तक का इसका समझौता किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको भी। यानी इस सदी का, यानी कि आपका जो ये 2000 वाला सिस्टम है, ये साल पूरा खत्म हो जाएगा जब 2100 चले, उससे पहले हम जीरो कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाए। और भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 रखा गया है। 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य भी आपको याद रखना है। आइए ट्रंप से रिलेटेड, जैसा मैंने कल ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने आप को बाहर कर लिया। उसके अलावा जो वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट का टैक्स वाला है, यहाँ से भी इन्होंने क्या कर दिया है, अपने आप को बाहर कर दिया है। ठीक है। अगर करंट की और बातों को करते हैं तो इसने क्या किया है, अपने यहाँ जो बाल्ड ईगल है उसको आधिकारिक तौर पे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। बाल्ड ईगल अमेरिका का क्या हो गया है, राष्ट्रीय पक्षी अभी हाल ही में घोषित किया गया है। और इसमें जो हमारे लिए और याद करने की बात है, यहाँ की जो एआई नीति का सलाहकार नियुक्त किया गया है ट्रंप सरकार में, वो किसे किया गया है, श्री राम कृष्णन, जो कि भारतीय मूल के हैं। एआई नीति का सलाहकार श्री राम कृष्णन, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? क्या वो असम का है, बिहार का है, अंडमान निकोबार का है, या मध्य प्रदेश का है? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ का है, अंडमान निकोबार का जीआई टैग है। ठीक है, आपको बस हमें ये बताना है कि जो दार्जिलिंग की चाय है उसको सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। आप जीआई टैग का जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। जीआई जो टैग से रिलेटेड कि जीआई टैग अब दिया जाएगा, ये कब पारित हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। आइए अंडमान निकोबार का करेंट के रूप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो पहले जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, उसका नाम परिवर्तित हो चुका है। ध्यान रखिएगा, राजधानी नहीं बदला गया है, नाम परिवर्तित हुआ है। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या होगा, विजयपुरम होगा। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ये भी करंट का पार्ट है कि हाल ही में जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पुरम कर दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, किस देश ने मकरान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसमें किस देश ने किया है, तो यहाँ पे किया है ईरान ने। ठीक है, किसने किया है, ईरान ने किया है। अब अगर हम बात करते हैं ईरान से रिलेटेड, तो ईरान में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसका जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, इसका जो चाबहार पोर्ट है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ का जो आधिकारिक, इस पे जो अधिग्रहण किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये जो चाबहार है ये ईरान का है और यहाँ पे क्या किया गया है, इस पे भारत का अधिग्रहण है। बात समझ में आया? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले अभी ईरान की जो राजधानी थी वो क्या थी, तेहरान थी। ठीक है, लेकिन अब क्या करने की घोषणा की गई है, मकरान की गई है। तेहरान से अब उसकी घोषणा कहाँ पे की गई है, मकरान पे की गई। ध्यान रखिएगा, अभी बनी नहीं है, घोषणा की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका कारण क्या बताया गया है, क्यों राजधानी परिवर्तित हो रही है, क्योंकि तेहरान में जो है ना आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की संकट आता जा रहा है, पर्यावरण का भी मुद्दा वहाँ पे है, यहाँ तक कि आर्थिक समस्याओं का भी मुद्दा वहाँ पे बहुत सारा बताया जा रहा है। इस वजह से जो है ईरान की राजधानी को अब मकरान शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि तेहरान की जो राजधानी मतलब वहाँ पे आबादी है बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब अगर हम ईरान की बात करते हैं तो अभी के लिए तो राजधानी इसकी कहाँ पे है, तेहरान ही है, लेकिन अब मकरान करने की है। यहाँ की मुद्रा कौन सी चलती है, ईरानी रियाल चलती है। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति वहाँ पे कौन बने हैं, मसूद पेजेश्कियान। ठीक है, ये याद रखिएगा, मसूद पेजेश्कियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, ये योजना है किसानों से रिलेटेड, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, नाम बड़ा है बट याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना।
ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया है? ये किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। बात समझ में आए? तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री उनको याद रखिएगा, विष्णु देसाई, इन्होंने जो है इसको शुरू किया है। और इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जो राज्य में 5.62 लाख से अधिक मजदूरों को जो होगा वो क्या किया जाएगा, सालाना 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो इस योजना के तहत जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, इसमें लगभग 5.5 लाख लोगों को, ठीक है, क्या किया जाएगा, हर साल 10,000 रुपये का जो होगा वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। बात समझ में आए? अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल सभी लोगों को याद होगा, रायपुर। अभी सीएम जो बने वो कौन बने हैं, विष्णुदेव साय। याद रखना है आपको, राज्यपाल कौन है, रामेन डेक्का। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ अगर करंट की बातें कर ले कि इस साल इसमें करंट के क्या पोर्शन बने हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, एक और योजना शुरू हुई थी, उसका नाम क्या था, अभिनव योजना। ठीक है। कौन सी योजना शुरू हुई थी, अभिनव योजना शुरू हुई थी। इसमें आपको हरित सकल घरेलू उत्पादन, हरित सकल घरेलू उत्पादन, ग्रीन जीडीपी की बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है। तो ये याद रखेगा, अभिनव योजना भी यहीं की है। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना जो है ये भी यहाँ पे है, और अभिनव योजना भी यहीं की है। इसके बाद अभी हाल ही में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, इन दोनों टाइगर रिजर्व को मिला दिया गया है। ठीक है। दो अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है, एक तरीके से रिजर्व भी थे। अब इनको मिला के एक नया टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जिसको क्या कहा जा रहा है, भारत का ये 56वां टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। ठीक है। ये दो अलग अलग अब एक हो चुके हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला इसका पूरा नाम ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका जो बस्तर में स्थित है, धुड़मारस नामक जो गांव है, ठीक है, धुड़मारस, इसको UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी जो दिया है, एक तरीके से जो वो प्रोग्राम चला रहे हैं पर्यटन गांव के रूप में, उसके लिए इसको नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो ये भी याद रखिएगा, धुड़मारस नामक जो गांव है, यानी धुड़मारस जो है उसको UNWTO द्वारा क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कार्यक्रम के तहत चुना गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं इसके बाद और, तो यहाँ पे क्या है, गेवरा और कुसमुंडा, ये कोयला की खदानें हैं जो पूरे विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल है। ठीक है। तो गेवरा और कुसमुंडा छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है। और ये क्या है, दुनिया की 10 सबसे बड़ी खदानों में इनको नाम शामिल है। इसके बाद आपको भारत का जो है सबसे बड़ा बांस का टावर जो है वो भी यहाँ पे आता है, बेमेतरा। तो सबसे बड़ा बांस का टावर कहाँ पे है, बेमेतरा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, हसदेव, इस जंगल को भी ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। आगे देखिए, हाल ही में किसने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कुल मिला के जो मोबाइल चोरी होती है उसकी रिपोर्ट वगैरह जो होता है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जो साइबर क्राइम में भारत जो है, इस समय आपको पता होगा कि, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, साइबर क्राइम में आपसे पूछा जाए तो भारत जो है वो 10वें नंबर पे है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर पूछा जाए कि साइबर क्राइम में टारगेट जो है, अगर साइबर अपराधियों का टारगेट के नाम पे भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है। क्राइम यहाँ पे 10वें नंबर का होता है, लेकिन जो टारगेट है यहाँ के लोग वो दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि आने वाले समय में हम यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, 10वें तो नहीं है रहने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखिए। अगला देखिए, हाल ही में किसे BSF का नया ADG नियुक्त किया गया है, क्या वो दलजीत चौधरी है, क्या वो महेश कुमार अग्रवाल है, या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, या फिर राजविंद्र सिंह भट्टी हैं। तो याद रखिएगा ये कौन है, महेश कुमार अग्रवाल। ठीक है। तो ये ADG याद रखिएगा BSF के हैं। हाँ, इनका कार्यकाल को ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, या फिर कोई अगला कोई ऐसी आदेश आ जाता है तब भी इनको पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 सालों के लिए रहने वाले हैं। ठीक है। अगर सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं BSF, तो इसकी स्थापना याद रखना होगा 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। बात समझ में आया? कुछ और नियुक्तियाँ
जो हम लोग कल ही अभी पढ़े थे, आप लोगों ने देखा था कि जो सीआरपीएफ है उसके महानिदेशक कौन थे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ जो है उसके महानिदेशक कौन थे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत के 51वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर। 26वें जो महानिदेशक के रूप में आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के बने हैं वो कौन बने हैं? परमेश शिवमणि। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है सीईओ के रूप में सतीश कुमार बने हैं। ठीक है। यूपीएससी की जो अध्यक्षा बनी है वो कौन बनी है? प्रीति सूदन। अगर ट्रस्ट टाटा का बात करते हैं तो नोएल टाटा। ठीक है। आईएसए का अगर बात किया जाए तो ये कौन है? आशीष खन्ना। सीआईएसएफ की बात किया जाए तो कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो पीटी उषा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 16वें वित्त आयोग में अरविंद पंगड़िया। ठीक है। भारत के नए सीएजी संजय मूर्ति और नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये संजय मूर्ति हैं जो सीएजी बने हैं, संजय मल्होत्रा जो हैं ये आरबीआई गवर्नर बने हैं। ठीक है। महाकुंभ में मुक्त लाकर सुविधा की शुरुआत किसने की है? तो महाकुंभ में जो मुक्त लाकर की शुरुआत की सुविधा की गई है वो किसके द्वारा की गई है? मुथूट फाइनेंस के द्वारा की गई है। बात समझ में आए? किसके द्वारा की गई है? मुथूट फाइनेंस के द्वारा की गई है। और इस सुविधा में क्या कहा गया है? इसका योजना का नाम देखिएगा, इसका नाम क्या दिया गया है? विश्वास की तिजोरी। इसका नाम क्या दिया गया है? विश्वास की तिजोरी। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो ऊनी कंबल है, रैन बसेरा की सुविधा दी जाएगी, पर्यावरण के अनुकूल जो कैरी बैग है उसको दिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जो रिसाव रोधी कैन वगैरह हैं ये सब जो होगी सेवाएं निःशुल्क दी जाएंगी। बात समझ में आया? अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल। ये तो आपको भूलना नहीं है, रत्नागिरी स्थल के बारे में। ठीक है। तो ये है कहाँ पे? तो सीधी सीधी बात है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। रत्नागिरी को याद रखिएगा। आखिर ये चर्चा में क्यों आया है? तो एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि अभी हाल ही में जो हमारा एएसआई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एएसआई ने इसने क्या किया है, जो इसकी खुदाई के दौरान बौद्ध के जो हैं कुछ अवशेष पाए हैं। ठीक है। बौद्ध के क्या किए हैं? कुछ अवशेष पाए हैं जिसकी विरासत लगभग 1200 साल पुरानी मानी जा रही है। ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे नया मिला है। कुछ बौद्ध के अवशेष कहाँ पे मिले अगर पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, रत्नागिरी में। ठीक है। अगर रत्नागिरी का लोकेशन की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है उससे लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ ये स्थित है। ठीक है। और ये किन दो नदियों के बीच में है? विरूपा और ब्राह्मणी नदियाँ। ठीक ना। ये भी याद पूछ दिया जाता है, अक्सर आजकल पूछा जा रहा है कि किस नदी का? तो विरूपा और ब्राह्मणी नदी के बीच में एक पहाड़ी है, वहीं पे ये रत्नागिरी स्थित है। ठीक है। अब मतलब करंट अफेयर्स की बात करते हैं उड़ीसा से, तो जो टाटा स्टील्स है उसने क्या किया है? भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस जो है वो उड़ीसा में ही शुरू किया है। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में जो मनकीडिया समुदाय है उसको हाल ही में क्या किया गया है? विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। ठीक है। मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा जो है ये भी कहाँ पे आई है? उड़ीसा में ही इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम। ठीक है। 24 घंटा चलने वाला अनाज एटीएम ये भी कहाँ पे खोला गया है? उड़ीसा में ही खोला गया है। ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म है इसका अवकाश देने वाला भी जो उड़ीसा है एक राज्य बन चुका है। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में क्या किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है वो भी एक यहाँ पे दौरा हुआ था। आपको क्या याद रखना है? जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो भी कहाँ पे है? यहीं पे है। उदयगिरी की गुफाएं भी कहाँ पे हैं? उड़ीसा में ही। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 18वां जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस इस साल का था 2025 का, वो भी कहाँ मनाया गया था? भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था। अगर जगह का नाम बताया जाए तो जनता मैदान।
ठीक है, नहीं भी याद रखना है तो आप भुवनेश्वर जरूर याद रखिएगा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यहीं पे मनाया गया है। बात समझ में आए? आगे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, जो इसका राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी मान्यता है, यानी सुनामी से रिलेटेड ये रेडी हैं, इसके लिए भी इनको मान्यता दे दी जा चुकी है। तो पूछा जाए अगर प्रश्न कि कहाँ के गाँव को जो है सुनामी रेडी मान्यता दी गई है, तो ये भी उड़ीसा के हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी ये दोबारा टाइप हो गया है कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये भी कहाँ पे मनाया गया है, इसका सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जो यहाँ से उड़ीसा से बनता है, जो 1975 के 75 से 77 के दौरान जब भारत में आपातकाल लगा था, तो जो भी बंदी वहाँ पे बनाए गए थे, यानी कि जो भी लोग गिरफ्तार किए गए थे, अब उन लोगों को यहाँ से क्या किया जाएगा, 20,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यानी अब उनको, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब अंग्रेजों के समय में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते समय जब लोग जेल में चले जाते थे, तो वो जब छूटे और हम आज़ाद हुए तो उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा गया और उनको पेंशन दी जाती है। उसी तरीके से उड़ीसा सरकार ने क्या घोषणा किया है, उसने घोषणा किया है कि जब आपातकाल के दौरान भी जो लोग जेल में गए हैं उनको भी जो होगा वो 20,000 रुपये का एक तरीके से पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 25 जून को, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये बनाने की कोशिश की है लोकतंत्र हत्या दिवस। हर साल 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ये इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो होगा वो होगा कहाँ पे, गांधीनगर में। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था दिल्ली में। ठीक है ना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और इसका खो खो का जो विजेता है वो पुरुष और महिला दोनों में कौन रहा है, भारत रहा है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि उप विजेता कौन रहा है, तो दोनों में नेपाल रहा है। ठीक है, यानी पुरुषों में भी उप विजेता नेपाल रहा है, महिलाओं में भी उप विजेता नेपाल रहा है, पुरुषों में भी उप विजेता भारत रहा है, और महिलाओं में भी उप विजेता कौन रहा है, भारत ही रहा है। खो खो का पहली बार ये विश्व कप हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर खो खो की बात करते हैं तो इसका जो शुभंकर हैं वो तारा और तेजस थे। ठीक है, शुभंकर क्या थे, तारा और तेजस। ठीक ना, तो ये बातें यहाँ से याद रखिएगा। अगर इसका आयोजन की बात किया जाए तो ये आयोजन जो है वो 27 से 30 जनवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है गांधीनगर, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसमें क्या बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो ओलंपिक में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो डोपिंग वगैरह का मामला आता जा रहा है, उससे कैसे छुटकारा मिले, उसको कैसे संभाला जाए, यही इस पर चर्चा होने वाली है। बात समझ में आए? तो इस तरीके से हमारे प्रश्नों की ये संख्या समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।